welcome to your favorite channel Chemistry Swati, and today we start electrochemistry, a very important chapter. NCERT, NEET, JEE क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रो का वर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का वर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस। तो इस तरह से ये ऐसे दो वर्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी से हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे, वाइस वर्सा केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रिसिटी पास करके केमिकल रिएक्शन करवा देंगे या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इन प्रोसेस को करने के लिए हमको कोई सेल लगेगा, हम किसी सेल का यूज करेंगे, उस सेल को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरे होते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, गैल्वेनिक सेल जिसे कहते हैं, जिसमें हम जनरली जिंक और कॉपर वाले की स्टडी करते हैं, इसी के लिए स्पेसिफिक कहा जाता है गैल्वेनिक सेल। कॉमन सेल जो होते हैं वो होते हैं वोल्टिक सेल। यहाँ पे क्या नाम है? वोल्टिक सेल। यानी कि हम यूज किसको करेंगे? वोल्टिक सेल का यूज करेंगे। वोल्टिक सेल का एक एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल। वोल्टिक सेल का एक एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल ही हमको पढ़ना है, एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है। अब हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जैसे हमने कहा, तो कोई भी जैसे वोल्टिक सेल है तो वो सेल क्या होता है? तीन पार्ट का मिलकर बना होता है। इस सेल की अगर हम स्टडी करें किसी भी वोल्टिक सेल की, तो वो वोल्टिक सेल तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो हमको हर एक पार्ट की पहले स्टडी करनी है कि ये सेल होता क्या है। वोल्टिक सेल, कोई भी वोल्टिक सेल हो हमारे पास, वो सेल तीन पार्ट का मिलकर बना होगा। एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा होगा रिडक्शन हाफ सेल और तीसरा होगा हमारा सॉल्ट ब्रिज। तो अब ये क्या होता है और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन से इस सेल में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होगी वो कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। हमने कोई इफर्ट नहीं पुश किया यहाँ पे। ये केमिकल रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो नॉन स्पॉन्टेनियस से केमिकल रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसी रिएक्शन हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई। वो रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और किस सेल के अंदर होगी? वोलेटिक सेल के अंदर। हमको जो एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में वो दिया है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, आपको उसी के नेम पे पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमारे पास हमारे एनसीईआरटी बुक पे दिया है जिंक एंड कॉपर सेल, हमको ये पढ़ना है। अब कोई भी वोलेटिक सेल कितने पार्ट का मिलकर बना होगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल एंड सॉल्ट ब्रिज। तो हमको ये तीनों की स्टडी करनी है एक एक वे में कि आखिर क्या होता है। अपने खुद के नोट्स बनाइए, बहुत मजा आएगी पढ़ने में, हम एंजॉय करेंगे और हमको बहुत ऑक्सीडेशन हाफ सेल कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता क्या है। जैसे मैंने कहा वोलेटिक सेल में हमारे तीन पार्ट से मिलकर बना है वोलेटिक सेल। एक है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा है रिडक्शन हाफ सेल और तीसरा है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। अब एक एक की हम स्टडी करेंगे तभी हमको पूरी रिएक्शन समझ में आएगी और सबका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि आखिर इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल करने के लिए हमने क्या किया? हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने जिंक की रॉड रख ली। क्या किया हमने? इसके अंदर जिंक की रॉड को ऐसे रख लिया और यहाँ पे हमने जिंक का ही सॉल्यूशन फिल कर दिया, ZnSO4। ये रॉड किसकी है? जिंक की बनी हुई है। अब हमने देखा कि जो जिंक की रॉड है उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। वो दो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा
और यहाँ पे वो जो जिंक की रॉड है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे वहां से हटा देती हूँ, सिंपल कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो जिंक की रॉड है ये क्या करेगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करके ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देती जाएगी और ये जिंक सॉल्यूशन में Zn+2 के वे में आ जाएगा। सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, Zn+2 आ रहा है और रॉड पे क्या इकट्ठा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहा है। प्रोसेस, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, लॉस करती है, तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसीलिए हमने इस प्रोसेस को क्या नाम दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर हमारा, ध्यान दो आप लोग, सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन ऐसी बढ़ती जाएगी। क्या होगा, ऐसा बढ़ती जाएगी, सब जगह Zn+2 दिखेगी। अब इस रॉड को हमने क्या किया, इस मेटल के साथ हमने कोई रॉड लगा दी, ये ऐसी, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर हो गए। सिर्फ अगर ये इतना अकेला इलेक्ट्रॉन हुआ, ध्यान दो, सिर्फ इतना ही हमने सेटअप लगाया तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। अगर सिर्फ इतना अकेला सेटअप किया तो कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये सिर्फ आधा पार्ट है, आधा पार्ट अभी बाकी है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये जो मेटल है और ये जो सॉल्यूशन है, मैं दोनों को ऐसा बाहर निकाल के आपको बता रही हूँ। ये हमारी मेटल थी और ये हमारा सॉल्यूशन था। मेटल के अंदर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक प्लस और एक माइनस चार्ज डिफरेंस आ गया, तो एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। दोनों के बीच में क्या हुआ, पोटेंशियल डेवलप हो गया। और चूंकि ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है दोनों के बीच में, ये कौन सी प्रोसेस से हुआ है, दैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों मेटल और सॉल्यूशन के बीच में चार्ज का डिफरेंस आ गया, उसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हुआ। उस पोटेंशियल को हमने नाम दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये सेल का आधा पार्ट होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब हमारा दूसरा पार्ट है रिडक्शन हाफ सेल। क्या होता है रिडक्शन हाफ सेल, ऑब्वियसली नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे रिडक्शन होने वाला है। दूसरा हमारा है रिडक्शन हाफ सेल, तो रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन कैसे होगा, हमने कॉपर की रॉड ली और कॉपर की रॉड को हमने कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, CuSO4 कॉपर का सॉल्यूशन, ये कॉपर की रॉड। अब यहाँ पे कहीं से इस रॉड पे क्या आ रहा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हम ऐसा मानते हैं कि इस रॉड पे कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कॉपर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे। CuSO4 जो सॉल्यूशन है हमारा, वो सॉल्यूशन डिसोसिएट होगा Cu+2 और SO4-2 में। ये Cu+2 यहाँ पे आएगा रॉड के पास और इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, Cu का लेवल बढ़ता जाएगा। कॉपर रॉड क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। यहाँ पे कॉपर रॉड मोटी होती जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए और इन इलेक्ट्रॉनों को Cu ने ले लिया। Cu क्या था, Cu+2 के वे में था और Cu+2 किस में कन्वर्ट हो गया, Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन लिए और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर, और ये क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए मेटल के ऊपर। तो यहाँ पे मेटल का जो रॉड है हमारा, उस रॉड पे क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डिपोजिशन होते जाएगा। अब यहाँ पे भी चार्ज डिफरेंस आ जाएगा, मेटल के अंदर यहाँ पे अलग चार्ज है, सॉल्यूशन के अंदर अलग चार्ज है, तो चार्ज डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी चार्ज डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और उस पोटेंशियल को हम क्या नाम देंगे, उस पोटेंशियल को हम नाम देंगे रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन की प्रोसेस से पोटेंशियल डेवलप हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि आधा ही हो रहा है, यहाँ पे काम अभी क्या हो रहा है, आधा। रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हुआ, सॉल्यूशन से Cu+ यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन लिया उन्होंने और मेटल पे डिपॉजिट हो गए। यहाँ पे भी चार्ज का डिफरेंस आया, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसके बाद हमारे पास है
कि ये दोनों सेल तो अलग अलग अटैच है, तो इन दोनों सेल को कनेक्ट कौन करेगा? हमने एक जगह रिडक्शन हाफ सेल रख दिया, दूसरी जगह हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल रख दिया, तो दोनों कनेक्ट कैसे होंगे? तो इसके लिए हमको एक नया कंसेप्ट लाना पड़ा, सॉल्ट ब्रिज का। क्या कंसेप्ट लाना पड़ा हमको? सॉल्ट ब्रिज। ये क्या होता है? इनवर्टेड ग्लास यू ट्यूब होती है। क्या होती है? ये ऐसी इनवर्टेड ग्लास की यू ट्यूब ऐसी होती है, और इसके अंदर हमको भरना पड़ता है अगार। अगार जो हमारा पेप्सोडेंट आप लोग सभी यूज करते हो पेस्ट मॉर्निंग में, तो जो पेस्ट होता है उस पेस्ट को बनाने के लिए ही अगार अगार का यूज किया जाता है कि वो सेमी सॉलिड बना दे हमारे सॉल्यूशन को। सेमी सॉलिड वे में होना चाहिए, ना तो पूरा लिक्विड ना तो पूरा सॉलिड। तो इसलिए अगार अगार एक प्रकार का केमिकल्स होता है, उसका यूज किया जाता है, और इसमें भरा जाता है KCl। हम कई सॉल्यूशन भर सकते हैं, KNO3 भी भर सकते हैं, KCl का यूज किया जाता है। और यहाँ पे लगा दिए जाते हैं ग्लास वुल, यानी कि कॉटन के वुल लगा दिए जाते हैं, इसको कहते हैं वुल लगाना। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये कहाँ पे होता है? ये होता है दोनों हमारे जो बने हुए हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, वहां पे ये होता है। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम समझ लेते हैं कि इसका डायग्राम आखिर कैसे है, तो ये आपको सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझ में आएगा कि आखिर सॉल्ट ब्रिज का यूज क्यों कर रहे हैं हम। वाई वी आर गोइंग टू यूज सॉल्ट ब्रिज। हम एक एक सेल को पहले बनाते हैं। ये जिंक, ये हमारा ZnSO4, ये हमारा जिंक, दूसरा हमारा कॉपर, और ये कॉपर का रॉड, और ये कॉपर का सॉल्यूशन। अब ये दोनों सॉल्यूशन कनेक्ट कैसे होंगे? तो ये दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए ही हमको यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का कंसेप्ट बनाना पड़ा। सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं होगा तो हमारे दोनों सॉल्यूशन के आयंस एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये KCl क्या है? यहाँ पे KCl है, और अगार अगार सॉल्यूशन है। अब इसका फंक्शन क्या है? अगर ये नहीं होता तो ये दोनों सॉल्यूशन कनेक्ट होते क्या? नहीं होते। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के जो फंक्शन है हमारे, वो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन कुछ इस तरह से हैं, टू कनेक्ट बोथ द सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करना, या हाफ सेल को कनेक्ट करना, सॉल्यूशन नहीं हाफ सेल लिखेंगे, टू कनेक्ट बोथ द हाफ सेल। एक दूसरा फंक्शन उसका ये है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम भी होता है। कैसे होता है? देखो, यहाँ पे हमने कहा कि ZnSO4 डिसोसिएट होने वाला है, Zn+2 और SO4 में ये भी डिसोसिएट होगा। यहाँ पे Zn कहाँ होगा? भाई Zn धीरे धीरे, ये जो Zn है ये क्या कर रहा है? ये Zn धीरे धीरे कहाँ आ रहा है? Zn+2 में सॉल्यूशन में आ रहा है, और इसका वेट कम होते जा रहा है। तो सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा Zn+2 अगर बढ़ गया है, और SO4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अभी SO4 भी है वहां पे, है ना, वहां पे SO4 भी है और Zn+2 भी है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे मूव करेंगे बचे हुए। हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? कॉपर के पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे Zn+2 और SO4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब हमको यहाँ पे ऐसा करना है कि धीरे धीरे किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी? ध्यान दो अगर आप, तो ZnSO+2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत होती जाएगी, और SO4 2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन तो कम है उसके कंपेयर में, क्योंकि रॉड का Zn+2 भी यहाँ पे आ जा रहा है, रॉड का Zn+2 भी यहाँ पे आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम एक ऐसी रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे कि जिससे सॉल्यूशन में Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। तो ये जो KCl है, इसका Cl नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, और ये Cl नेगेटिव यहाँ पे रिएक्शन करके क्या बना लेगा? Zn+2, यानी उसको न्यूट्रल कर देगा। बनेगा क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये Zn+2 Cl नेगेटिव से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ये न्यूट्रल नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जाएंगे ही नहीं, क्योंकि Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा हो गई। अगर हमने कहा कि भाई Zn+2 बहुत ज्यादा है, अगर Zn+2 ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा क्या? वो खुद कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए सेकंड बात यहाँ पे क्या बताई मैंने? यहाँ पे मैंने बताई कि Cu+2 और SO4 नेगेटिव है। यहाँ पे हमने का डिसोसिएशन हो रहा है, और Cu+2 कहाँ जा रहा है?
Cu+2 या रॉड में जाके इलेक्ट्रॉन को लेके क्या कर रहा है, सॉल्यूशन से Cu+2 हर जगह से रॉड के पास आ रहा है, रॉड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेके वो डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे Cu के वे में, तो कॉन्सेंट्रेशन SO4 की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। अगर SO4 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो Cu को जाने नहीं देगा, तो इस SO4 को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे कौन आएगा, K+, यहाँ पे कौन आएगा, K+, उसको न्यूट्रल कर देगा, ये SO4 2 निगेटिव और K+। तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद कनेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। एक और है लिक्विड लिक्विड जंक्शन को मिनिमाइज करना, ये आपके सिलेबस में नहीं है जनरली, एनसीईआरटी में लिक्विड लिक्विड जंक्शन होता है, उस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पे जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल को कम करना, रिड्यूस करना, उस पोटेंशियल को रिड्यूस करना। क्योंकि मैंने कहा था ऑक्सीडेशन में इस मेटेलिक रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच में चार्ज का डिफरेंस है, यहाँ पे भी दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस है, तो ये क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज उस चार्ज के डिफरेंस को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइट, जो सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिक सेल, वो कुछ ऐसा होता है। अब इसके बाद अब यहाँ पे हमने कहा अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, भाई हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी सेल को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करोगे। जब भी हमको, जैसे कि सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ता है एनोड और उसके बाद लिखा जाता है कैथोड, तो क्या होता है, जिस भाग में ऑक्सीडेशन होता है हमारा वो भाग हमेशा क्या कहलाता है, एनोड, और जिस भाग में रिडक्शन होता है वो क्या कहलाएगा, कैथोड। ये पहले आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमको एनोड वाले पार्ट को पहले लिखा जाता है सेल के रिप्रेजेंटेशन में, और उसके बाद लिखा जाता है कैथोड वाला पार्ट, ये आपको याद रखना है, पहले एनोड उसके बाद कैथोड। अब एनोड पे हमारा क्या था, अगर आपने डायग्राम ड्रॉ किया है तो एनोड पे हमारा था Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे। ये Zn क्या था, मेटेलिक रॉड थी, यानी क्या थी, सॉलिड। Zn+2 क्या था, एक्वस। कॉपर में क्या था, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा था, ये कहाँ से आया था, एक्वस से। ये क्या है, हमारी मेटेलिक रॉड है, यानी क्या है, सॉलिड है। ये हमारा एनोड बना, ये हमारा कैथोड बना, ये हमारा है ऐसा। अब हम एनोड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एनोड में जिंक लिखेंगे, एक वर्टिकल लाइन लिखेंगे, और किसमें कन्वर्ट हो गया वो, Zn+2 में। अब ये वर्टिकल लाइन क्यों होती है, ये वर्टिकल लाइन अगर हमारी फेज डिफरेंस है, हमारे पास फेज क्या है, डिफरेंस है। कैसे फेज डिफरेंस है, ये है हमारा सॉलिड और ये है हमारा एक्वस, दोनों की स्टेट अलग है, तो इसलिए हमको यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगानी। अगर हमारी वर्टिकल लाइन, अगर हमारे पास ऐसा रहा सपोज कि हमारी फेस में चेंज नहीं हो, फेस में क्या कोई चेंज नहीं हो, जैसे Hg और Hg+2, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। अगर फेस डिफरेंस नहीं हो तो क्या लगाना है हमको, कॉमा, ये याद रखना। फेस डिफरेंस नहीं, कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है, सेम फेस है, या हम उसको ऐसे लिख दो सेम फेस, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सेम फेस हो तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ कॉमा लगाएंगे। ये हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, एनोड का, ये हमारा एनोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमको कैथोड का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैथोड का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, कैथोड हमारा +2 था, +2 से किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन बनाई क्योंकि ये एक्वस था, ये क्या था, मेटल। ये हमने समझ लिया कि एनोड कैसे लिखना है और कैथोड कैसे लिखना है। अब पूरा सेल कैसे लिखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे लिखना है हमको, अगर हाँ कि आपको जैसे कभी कई बार क्या होता है, हमारे नॉलेज को चेक करने के लिए हमको बहुत इजी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और हम लोग उस इजी क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाते। तो सबसे पहले मैंने बताया एनोड, और उसके बाद हमको लिखना है कैथोड। ये तरीका है लिखने का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और यहाँ पे ये 2 लाइन, ये जो 2 लाइन होती है ये इंडिकेट करती है सॉल्ट ब्रिज को। क्या इंडिकेट करती है, ये सॉल्ट ब्रिज, दैट इंडिकेट द सॉल्ट ब्रिज। हम सबसे पहले Zn लिखेंगे, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे Zn+2। क्यों वर्टिकल लाइन बताइए, ऑल ऑफ यू नो, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है, ये सॉलिड है और ये क्या है, एक्वस। उसके बाद 2 वर्टिकल लाइन, ये बताएगी हमारी सॉल्ट ब्रिज। Cu+2 किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन है।
दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। कई बार बुक में इसको रिवर्स लिख दिया जाता है, लेकिन आपको याद रखना ये एनोड है, ये कैथोड है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब इसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ है, जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ है, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंडिकेट किससे करते हैं? ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय ई। आपको वो तो पता चल जाएगा। ई यहाँ पे हम लिख देंगे Zn प्लस 2, मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये क्या है? ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन से, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन साइड वाला है, या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उसको लिखते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अगर हमको कैथोड का लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कई बार क्या होता है, हमको स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी जाती है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कि अगर हमने रिएक्शन करवाई तो जो हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या लेंगे? 1 मोलरिटी, यानी 1 मोल पर लीटर। टेम्परेचर वहां पे क्या रखेंगे हम? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। प्रेशर अगर गैस का है तो 180 है। ये कहलाती है स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर किसी स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला तो उसको इंडिकेट किया जाता है ई नॉट से। If we taken all the standard conditions when we do the experiment, then the electron potential is developed. That is known as standard electrode potential. तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आपको याद रखना है कि अगर हमने सभी चीजें स्टैंडर्ड ली तो जो डेवलपमेंट होगा हमारे पोटेंशियल का उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमारी कुछ चीजें मैंने बताई है जो हमारे वोलेटिक सेल के लिए जरूरी थी। अब अगर हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करें कि भाई हमने जैसे कि जोड़ दिया दोनों को, जैसे कि ये हमारी रॉड है, ये हमारा जिंक है, यहाँ पे एक रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ। ये हमारा जिंक है, ये ZnSO4 है यहाँ पे, उसके बाद ये कॉपर वाला पार्ट है हमारा, और यहाँ पे CuSO4 सॉल्यूशन है, ये कॉपर की रॉड है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम मूव करेंगे, जिंक से कॉपर की ओर मूव कर रहा है। मैंने कहा यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब इसके बाद पोटेंशियल डेवलप होगा दोनों के बीच में, इसका भी पोटेंशियल होगा, इसका भी पोटेंशियल होगा। तो हमको किसी सेल का टोटल पोटेंशियल निकालना है कि किसी सेल में टोटल कितना पोटेंशियल होता है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पूरे सेल का टोटल पोटेंशियल क्या होता है? तो एनसीईआरटी बुक में तो कभी ऐसा वर्ड निकाल दिया नहीं है कि टोटल पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि टोटल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पहला क्या है हमारा? एनोड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई एनोड प्लस ई कैथोड। हमने ऐसा लिखा, ई एनोड प्लस ई कैथोड। हमने ऐसा लिख दिया कि भाई ये एनोड पर है और कैथोड पर है। अब एनोड पे हमारा क्या होने वाला है? एनोड पे जहां तक मुझे पता है हमारा ऑक्सीडेशन होने वाला है, और कैथोड पे हमारा क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है। एनोड पे क्या होने वाला है? एनोड पे हमारा होगा ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन, यही हम बोलेंगे। अब जो हमारी स्टैंडर्ड जो होता है हमारा, किसी चीज को हम जैसे स्टैंडर्ड बनाते हैं तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उस स्टैंडर्ड वेक्टर पोटेंशियल में हम जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उस रिडक्शन पोटेंशियल को ही वैलिड देते हैं, उसी से हम कैलकुलेशन किया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल को। तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हम करेंगे क्या? भाई हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का? तो आपको इतना याद रखना है कि किसी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो भी वैल्यू आती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है हमारा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसकी जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू के अगर आगे माइनस लगा दो तो वो बन जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। वो क्या बन जाता है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा ई ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का प्लस ही करेंगे हम,
ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ होने वाला है? एनोड। रिडक्शन कहाँ होने वाला है? कैथोड। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब मैंने अभी कहा कि जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसको अगर कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे, उसमें माइनस लगा दोगे। रिडक्शन पोटेंशियल ही बनाना पड़ेगा हमको हर बार, तो हम इसको माइनस लगा देंगे यहाँ पे, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप लिख दो ऑक्सीडेशन और यहाँ पे लिख दो रिडक्शन। रिडक्शन तो स्टैंडर्ड है, उसको कुछ भी नहीं करना, ये सबका राजा है, इसको कोई छेड़ना नहीं। ऑक्सीडेशन के आगे क्या लगा देंगे हम? माइनस। क्यों लगाया? ई ऑक्सीडेशन वाले को अगर हमको रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, ई रिडक्शन पोटेंशियल में, किसको? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उसके आगे क्या लगाओगे? माइनस लगा दोगे। ये माइनस लगा दिया तो ये भी क्या बन गया? रिडक्शन पोटेंशियल ही बन गया। लेकिन हम इसको लिखते समय पॉजिटिव टर्म्स को हमेशा आगे लिखते हैं, तो ई रिडक्शन पोटेंशियल पहले हम उसको अरेंज कर लेते हैं, प्लस वाले को आगे, माइनस वाले को पीछे। ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी ये ऐसा नहीं है कि ये माइनस कर रहे हैं तो हम किसी वैल्यू को कम कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ई जो है वो हमारा क्या है? टोटल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। पूरे सेल का हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमने उसको ऑक्सीडेशन वाले को माइनस कर दिया क्योंकि रिडक्शन में निकालना। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना है E इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल के लिए वैलिड होता है। पर ये आया कहाँ से? ऐसे आया। तो आपको ये याद रखना है कि ये कैसे आया, हमको पता होना चाहिए कैसे आया, नहीं तो हम करे जा रहे हैं बस कुछ भी काम, हमको पता ही नहीं है। क्योंकि हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते बेटा। हमको हमारी स्टडी को कंसेप्चुअल बनाना है। अब आपको कैथोड पे क्या होना है, एनोड पे क्या लिख रहा है। जैसे हमारी जो रिएक्शन अभी हमने की तो इसमें ई कैथोड कैसे लिखेंगे? कैथोड पे क्या हो रहा था? रिडक्शन। Cu+2 Cu और Zn +2। अब ये वैल्यूज आपको दी रहेगी। अगर एग्जाम में आपको ई निकालना कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो तो इसमें से आपको वैल्यूज दी रहेगी, तभी आप निकाल सकते हो ई की वैल्यू। ये हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।